गुड मॉर्निंग दोस्तों। विद्या दिव्य दृष्टि एजुकेशन पर आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने इसका क्लास संसद का कर दिया है अगले वीडियो में, और ये वीडियो 4th है। तो आइए देखते हैं। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था 1954 में। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध है संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किया जाता है तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में उत्तरदायी होता है निदेशक, प्रबंधक और सचिव। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है 26 अक्टूबर सन 2006 से शुरू हुआ। सामाजिक अधिनियम है एंटी डावरी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। अगला है भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों या विशेषाधिकारों के संदर्भ में कथन सही है। 1. उपभोक्ताओं को खाद्य की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार है। 2. उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकारी उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट सर्वप्रथम अधिनियमित हुआ था 1871 ईस्वी में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है 30 जनवरी 1990 को। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियाँ प्राप्त है केंद्र सरकार को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किसी लोक सेवा द्वारा धारा 3 के अधीन अपराध किए जाने पर कम से कम दंड का प्रावधान है तो 1 वर्ष का। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार डैश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो आधारित है संरक्षा विभेद का सिद्धांत पर। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति है राज्य सरकार को। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय उपधारित कर सकता है तो दुष्प्रेरण, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है। धारा 6 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन पूर्णतः निषिद्ध है तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की अग्रिम जमानत संबंधित है। धारा 18 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो डैश रैंक से कम न हो तो उप अधीक्षक से कम न हो। वे शक्तियां जिन्हें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को दी गई है तो 1. किसी अपराध के दोष सिद्धि अभियुक्ति की संपत्ति का असंपहरण। 2. किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना हो। या फिर 3. ऐसे व्यक्ति या माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का निवारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। तो शीघ्र विचारण करने का प्रयोजन है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है। धारा 17 के अंतर्गत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार PESA अधिनियम को 1966 में अधिनियमित किया। उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात है। तो 1. स्वशासन प्रदान करना। 2. पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना। 3. जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना। अगला है संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार के संबंध में सही है, यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। नमित शर्मा बनाम भारत संघ द्वारा। कथन है सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। कथन आर इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक अधिकारों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच। इस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि RTI आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकारी होगा, तो ग्राम सभा अधिकारी होगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुरूप अधिनियमित हुए थे। तो स्वास्थ्य पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में कथन सत्य है। इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है। इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था। अब अगला चैप्टर है सर्वोच्च न्यायालय। तो आइए देखते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है 31 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। सही कथन है। 1. सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। 2. सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। 3. सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निहित है संसद में। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश देश के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने के। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा हेतु प्रावधान है। 1. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है। नंबर 2. न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर आरोपित होता है जिस पर विधानमंडल को अपना मत नहीं देना होता है। अगला क्वेश्चन है सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? किसी भी न्यायालय में नहीं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, इनकी संख्या होती है तो 4 संख्या होती है ऐसे जजों की। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। उच्चतम न्यायालय की आंतरिक अधिकारिता में आते हैं तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ इस केस में बनी, गोलकनाथ केस में बनी थी। 13 जजों का फैसला आया था इसमें, लगभग में सही है 13 जजों का। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था केशवानंद भारतीवाद में। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। गोलकनाथ बनाम टेस्ट ऑफ पंजाब वाद में सही सुमेलित है। इंदिरा शाहनीवाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत। विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण। मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में सही कथन है, यह मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रहता है। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत रहता है अनुच्छेद 137। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन प्रचलित है भारत और यूएसए दोनों में। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है अनुच्छेद 122 के अंतर्गत। कोई भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह किसी के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है विधि का शासन। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के संविधान का अभिरक्षक है भारत का उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय को एक अभिवेदन किया है। खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, संसद को दिया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा विधि बनाकर। उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता के विषय में कथन सही है। परामर्शी अधिकारिता की शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। परामर्शी अधिकारिता के अधीन प्राप्त निर्देश पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता। भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के द्वारा। भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए 10 वर्ष का। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। अपने पद के कर्तव्य को निर्वहन करूंगा। संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ ली जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं मूल अधिकारों का प्रवर्तन। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय के पास। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचाट निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया गया है अनुच्छेद 355 द्वारा। सही कथन है। न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक सेवा में लोकहित याचिका PIL के प्रयोजकों में से एक माने जाते हैं। PIL भारत में संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत है तो न्यायिक व्याख्या स्रोत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अभिलेख न्यायालय माना जाता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में सही कथन है। सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है राष्ट्रपति के अनुमोदन से। TDSAT के निर्णयों को चुनौती दी जा सकती है केवल सुप्रीम कोर्ट में। जनहित याचिका की शुरुआत की गई न्यायिक पहल द्वारा। PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका PIL प्रस्तुत की जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम देश है US से। भारत में न्याय सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। यह न्यायालय है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा। उच्चतम न्यायालय ने पाया कि केंद्रीय अन्वेषण शाखा एक पिंजराबंद तोता है कोयला आवंटन घोटालावाद में। अगला चैप्टर है राज्यपाल। तो आइए देखते हैं इससे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था क्योंकि इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। राज्य का राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श से स्वतंत्र कार्य कर सकता है। 1. विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने को कहने के लिए। 2. मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने के लिए। 3. भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करने के लिए। 4. विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करने के लिए। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के अधीन। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या वैधानिक प्रमुख है या संवैधानिक प्रमुख है तो राज्यपाल। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल के संबंध में सही कथन है राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा।
शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथन सत्य है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सामान्यतया वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। सही कथन है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है। जब एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे। इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। राज्य की विधायिका द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। राज्यपालों के संदर्भ में कथन सत्य है। 1. वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। 2. वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता। 3. उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। कथन ए, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण आर, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और राज्यपालों को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर पदच्युत किया जा सकता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु या किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। राज्यपाल उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है। राज्यपाल, भारत के संविधान में अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की। वैसे सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनी थी सुचेता कृपलानी, जो महिला थी। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल पद्मजा नायडू। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था रघुकुल तिलक थे। अगला चैप्टर है राज्य विधानमंडल। तो आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही है। 1. वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। 2. वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। 3. उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान परिषद का। तो स्टेट लेजिस्लेटिव विधान पालिका परिषद। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है। 4 माह तक राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बगैर। राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान में रखा गया है। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि है। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है कुल सदस्यों का 1/6। इनको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद को
यहाँ अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान या 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध है। मध्य प्रदेश के राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। 1, यह एक स्थायी सदन है। 2, यह भंग नहीं किया जा सकता। 3, प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। नंबर 4, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 के उप प्रावधान का अपवाद है, जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। सिक्किम। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 हो सकते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है भारत का निर्वाचन आयोग। विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश में है। राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है राज्यपाल। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु विहित की गई है 25 वर्ष। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद त्याग देना चाहिए, उपाध्यक्ष को देना चाहिए। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री पद पर बना रह सकता है 6 माह तक। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश दिया जाता है राज्यपाल द्वारा। सही कथन है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। भारत में एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है, गोवा। वर्ष 1956 में पुनर्गठित इतने राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी 5। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित कथन सही है। 1, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 2, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 3, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं। तो आइए देखते हैं। 1, मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। 2, मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। 3, मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। अगला है, मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 167। जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 6 वर्ष। भारत में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी। जम्मू और कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सन 1965 में सदर-ए-रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन द्वारा राज्य विधानसभा निर्वाचन में भाग लेती है। 1, भारत के राष्ट्रपति के। 2, राज्यसभा के सदस्यों के। 3, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। अगला क्वेश्चन है, राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो किसी राज्य का विधानमंडल। अगला है, सही कथन है, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों अगला चैप्टर होगा उच्च न्यायालय, इसको हम अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।